देखते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, द वर्ड थीसिस इज यूज टू रेफर टू द होल टेक्स्ट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिपोर्ट ऑन द रिसर्च और प्रोग्राम ऑफ स्टडी। देखिए, जो थीसिस जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि होल टेक्स्ट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिपोर्ट, यानी कि होल टेक्स्ट यानी कि एक ऐसा टेक्स्ट जो पूरी टाइप ऑफ रिपोर्ट, यानी कि एक रिसर्चर की जो रिपोर्ट होती है वो किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है, तो एक ही जो उसका टेक्स्ट है, जो टाइटल है, उससे वो समझ में आ जाता है। यानी कि सिंपल सी बात कहें तो जो वर्ड थीसिस जो वर्ड है वो जो रिसर्चर है उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट को जो वो पेश करता है उसे थीसिस कहा जाता है। Thesis is a long document with specific feature such as abstract, conclusion, bibliography, etc. ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि जो थीसिस है वो एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होता है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट भी है, जिसमें कंक्लूजन भी है, जिसमें बिब्लियोग्राफी भी है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर न्यू कॉलेजेट, थीसिस इज proposition that a person advance and offers to maintain argument। यानी कि ये है क्या, इनकी थीसिस क्या है, ये एक प्रोपोजिशन है या प्रपोजल है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें एक व्यक्ति का रिसर्च या उसके आर्गुमेंट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि अगर कोई रिसर्चर है, उसने कोई रिसर्च की हुई है, तो वो अपनी रिसर्च को थीसिस के रूप में या थीसिस के माध्यम से दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, थीसिस देर आर 3 एलिमेंट, इनमें 3 एलिमेंट है। पहला है, देखिए, ए थीसिस इज ए प्रोपोजिशन। थीसिस क्या है, प्रोपोजिशन है। इट प्रोवाइड एन आइडिया, हाइपोथेसिस एंड और रिकमेंडेशन। देखिए, अब थीसिस होता क्या है, इसमें आइडिया है, यानी कि जो रिसर्चर की जो रिसर्च की रिपोर्ट है वो किस पे बेस्ड है, आइडिया। हाइपोथेसिस, उसकी क्या कल्पना थी, क्या हाइपोथेसिस था, क्या रेकमेंड इसने किया है। तो थीसिस में पहले आइडिया और हाइपोथेसिस में शो हो जाता है। ए थीसिस ऑफर एन आर्गुमेंट, इट रिप्रेजेंट एन आइडिया हाइपोथेसिस फॉर एक्सेप्टिंग द proposition मेड rather than सिंपली वे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो रिप्रेजेंट, जिसमें डाटा, सॉरी, जिसमें जो आइडिया है, जो हाइपोथेसिस है, जो इसमें दिखाई जाती है, वो सिंपली वे से उसको एक्सेप्ट जो है वो किया जाता है। तो थीसिस में होता क्या है, इसमें आर्गूमेंट वगैरह भी होते हैं। जैसे मान के चले कि किसी रिसर्चर ने कोई जो रिसर्च की है, अब वो रिसर्च की है तो उसमें उसने जो चीज़ें उसने फाइंड आउट की है, जो चीज़ें सभी उसने शामिल की है, तो उसमें वो आर्गूमेंट वगैरह सभी को वो शामिल करेगा। यानी कि जो उसका आइडिया है, जो उसका हाइपोथेसिस है, उसने ये चीज़ क्यों की थी, कैसे की थी, सब कुछ इसमें शामिल होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ए थीसिस इज ए ऑल्सो कॉल्ड डिसर्टेशन। थीसिस को डिसर्टेशन यानी कि इसे डिसर्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, एग्जाम्पल मास्टर डिग्री, PhD, MPhil लेवल, एंड इट इज़ carried out under a supervision or of a professor और एन academic और यूनिवर्सिटी। यानी कि जो थीसिस है इसे डिसर्टेशन भी कहा जा सकता है। डिसर्टेशन का मतलब है निबंध, जिसे ऐसे टाइप कहा जाता है। और जो थीसिस है वो पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टडी है, जैन कि जब हम MA जन की मास्टर डिग्री करते हैं, जब हम PhD करते हैं, जो MPhil लेवल की हम स्टडी करते हैं, तो हमें एक प्रोफेसर के सुपरविज़न के अंदर हमें थीसिस को लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम यूनिवर्सिटी में, जब हम PhD वगैरह जो कुछ करते हैं, तो हमें उस यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होता है, जो हमें गाइडेंस देता है, तो उसी के सुपरविज़न के अंदर हमें अपनी थीसिस को लिखना होता है और सबमिट करना होता है। थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर एंड रिपोर्ट। अब देखिए कि ये है क्या। थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर एंड रिपोर्ट हैव सेम कोर पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो थीसिस है, जो डिसर्टेशन है, जो रिसर्च पेपर है, रिपोर्ट है, सभी का एक ही पर्पस होता है और एक ही उद्देश्य, यानी कि एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। पर इनके स्कोप, लेंथ और नेचर में थोड़ा सा डिफरेंट ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चाहे थीसिस की बात करें, चाहे डिसर्टेशन की बात करें, चाहे रिसर्च पेपर या रिपोर्ट की, सभी का जो पर्पस तो एक ही है। यानी कि अपनी जो रिसर्च है उसको शो करना, सभी का पर्पस एक ही है। पर दोनों के स्कोप में, दोनों की लेंथ में, तो सभी की इसमें नेचर में यार इसमें काफ़ी कुछ डिफरेंस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, अब इसको करते हैं थीसिस एंड डिसर्टेशन। द वर्ड डिसर्टेशन
डिसर्टेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिसर्टेशन। देखिए जो वर्ड है डिसर्टेशन, ये लैटिन भाषा से लिए गए लैटिन वर्ड है ये, जिसका मीनिंग है पाथ यानी कि रास्ता। सम रिसर्चर डिसर्टेशन इज आल्सो रेफरिंग थीसिस, बट थीसिस एंड डिसर्टेशन हैव माइनर डिफरेंस। देखिए कुछ जो रिसर्चर है वो डिसर्टेशन को थीसिस ही मान लेते हैं, पर दोनों में फिर भी अंतर होता है थोड़ा सा, ठीक है। डिसर्टेशन में तो होता है सार या निबंध, ठीक है। डिसर्टेशन होता है निबंध, किसी ऊपर आप ऐसे टाइप लिख रहे हो। थीसिस भी वैसा वैसा ही होता है, पर इसका जो कहने का मतलब होता है, जो इसमें जो चीज़ बताई जाती है वो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। थीसिस एंड रिसर्च पेपर, अब देखिए थीसिस एंड रिसर्च पेपर में क्या डिफरेंस है। रिसर्च पेपर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक ऑफ रिसर्च। अब जो रिसर्च पेपर क्या है, ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट है इंफॉर्मेशन का, यानी कि अगर टॉपिक जो रिसर्च का कोई भी टॉपिक है, यानी कि मान के चलते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च की गई है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसर्च पेपर में की जाती है। यानी कि सिंपल सी बात कहें तो जो रिसर्च पेपर होता क्या है, जो कोई भी टॉपिक है रिसर्च का, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है, जो जो उसके पार्ट है, वो एक जगह पे लिखी जाती है, जिसे रिसर्च पेपर कहा जाता है। And more than a review of literature in a field, research paper is written form as a part of subjective topic। अब देखिए जो रिसर्च टॉपिक है वो किसका पार्ट है, वो सब्जेक्टिव टॉपिक का पार्ट है। रिसर्च पेपर इज शॉर्टर देन ए थीसिस एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च एंड स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी। देखिए जो रिसर्च पेपर है वो थीसिस से थोड़ा सा शॉर्ट होता है, जबकि थीसिस बहुत ज़्यादा गहराई में बताई जाती है, तो इतना ये होता नहीं है, इसकी इतनी लेंथ नहीं होती है, थोड़ा सा शॉर्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। रिसर्च पेपर कैन बी रिटन इन सेवरल डेज, बट थीसिस मस्ट हैव मोर टाइम फॉर रिसर्च इन डिस्क्राइब फॉर्मेट। देखिए जो रिसर्च पेपर है, इन दोनों अब रिसर्च पेपर ही लिखा जाता है, बट जो थीसिस है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम रिसर्च लिखने बैठे तो हमें अगर हम थीसिस लिखने बैठे रिसर्च वर्क की, तो हमें एक अच्छे फॉर्मेट में, एक डिस्क्राइब फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट एंड थीसिस। रिपोर्ट डिफाइन इज एन ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस एंड स्पेसिफिक पर्पस। अब देखिए जो रिपोर्ट है वो क्या डिफाइन करता है, एक ऑर्डर वाइज सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, पहली बात तो ये है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो फैक्ट या जो तथ्य इकट्ठे किए गए हैं रिसर्च के रिगार्डिंग, उसको प्रोवाइड कराना। किसके लिए प्रोवाइड कराना, स्पेशल ऑडियंस, स्पेसिफिक ऑडियंस और स्पेसिफिक पर्पस। देखिए स्पेसिफिक ऑडियंस क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया है स्पेसिफिक ऑडियंस। ऑडियंस ये है कि जो अभी आने वाले पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं, जो आने वाले जो रिसर्चर है उनके लिए, ठीक है। ये कॉमन मैन के लिए नहीं है, जो आगे जाके रिसर्चर बनेंगे या जो पीएचडी वगैरह करेंगे, तो उनके लिए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि ताकि उनको उनको आगे जाके हेल्प हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। जनरली report word used in business organization but some scholar called report as thesis। देखिए जो जनरली जो रिपोर्ट है उसका जो वर्ड का इस्तेमाल है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, पर कई बार स्कॉलर क्या करते हैं कि जो रिपोर्ट को थीसिस के रूप में ही मान लेते हैं, या थीसिस को रिपोर्ट या रिपोर्ट को थीसिस ही बोल देते हैं। वैसे इसका वर्ड है नहीं रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, तो स्कॉलर कई बार इसको कह देते हैं, ठीक है। Report does not provide new concept and new knowledge, but thesis provide perspective and conclusion with the result of new knowledge। देखिए जो रिपोर्ट होती है वो कभी भी वो न्यू कंसेप्ट और न्यू नॉलेज को प्रोवाइड नहीं करवाता, तो बट जो थीसिस होती है वही न्यू कंसेप्ट को प्रोवाइड करवाता है। आपको देखिए एग्ज़ाम में बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यू कंसेप्ट और न्यू नॉलेज को प्रोवाइड कौन नहीं करवाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको टिक करना है रिपोर्ट पे। रिपोर्ट क्या होती है कि आपको यहाँ पे न्यू कंसेप्ट और न्यू नॉलेज नहीं बताया जाता, ये कहाँ बताया जाता है, थीसिस में। थीसिस हैज़ पर्पस टू कन्विंस बेस ऑन हाइपोथेसिस डाटा एंड रिपोर्ट हैज़ पर्पस। देखिए जो थीसिस का जो पर्पस है उसका क्या पर्पस है, कन्विंस बेस ऑन हाइपोथेसिस डाटा, यानी कि जो
एक रिसर्चर का जो हाइपोथेसिस है, जो उसकी कल्पना है, जो उसका हाइपोथेसिस है, उसको ये दर्शाता है। यानी कि जो थीसिस क्या है, किसी एक जो कोई रिसर्चर है उसका हाइपोथेसिस से बनाया गया डाटा। और जो रिपोर्ट है इसका पर्पस क्या है? रिपोर्ट हैज़ पर्पस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर लास्ट इवेंट और अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब जब रिपोर्ट का क्या पर्पस है, यहाँ पे रिपोर्ट का पर्पस है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट को बताना। जहाँ पे थीसिस का पर्पस है कि पूरा का पूरा जो डाटा है उसको बताना, तो रिपोर्ट का यहाँ पे पर्पस क्या है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे बता देना। तो फ्रेंड्स, ये थी थीसिस की इन्फॉर्मेशन। तो आप चाहे शो करता है वो थीसिस के रूप में करता है। जो थीसिस है वो किसी लेक्चरर के अंडर जो लिखनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर होते हैं ना, उनकी गाइडेंस के अंदर जो है एक रिसर्चर या एक पीएचडी स्टूडेंट या एमफिल स्टूडेंट एक थीसिस को लिखता है। देखिए, अब ये थीसिस दो तरह की है। पहली है क्वालिटेटिव और क्रिएटिव थीसिस। दिस टाइप ऑफ थीसिस इज डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेटरी, एनालिटिक और क्रिएटिव है। यानी कि ये जो थीसिस है ये डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेटरी है, एनालिटिक है और क्रिएटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये इस टाइप की जो थीसिस होती है ये लेंथी होती है काफ़ी। इसमें काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया होता है, एक्सप्लोर किया जाता है चीज़ को। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट स्टूडेंट आर वर्किंग दिस टाइप ऑफ थीसिस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट किस टाइप की थीसिस में वर्क करते हैं, तो होता है क्वालिटेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वालिटेटिव या क्रिएटिव थीसिस का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव थीसिस। देखो फ्रेंड्स, प्रोबेबली साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट आर वर्किंग this type of thesis which provide contain data piece of information made by scientific devices and recorded numerically on some type of scale। देखिए, क्वांटिटेटिव का मतलब कि यही है कि क्वांट यानी कि कैलकुलेशन यानी कि गणना। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो इसके ऊपर वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, साथ में इसमें जो साइंटिफिक डिवाइसेस हैं, जो न्यूमेरिकली जो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं वो इसमें देखी जाती हैं। क्वालिटेटिव में हम रिसर्च की जो गुणवत्ता को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, तो क्वांटिटेटिव में थीसिस में हम इसकी मात्रा को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो क्वांटिटेटिव थीसिस का प्रयोग करते हैं और क्वालिटेटिव का प्रयोग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट जो है वो प्रयोग करते हैं। आपको पेपर में सीधा से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, थीसिस रिपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। अब जो थीसिस रिपोर्ट है वो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई की जा सकती है, वर्गीकृत की जा सकती है। देखिए, पहला है इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, तीसरा है द एंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात है कि जो थीसिस की जो रिपोर्ट है वो 3 भागों में बढ़ती है। पहले इंट्रोडक्शन हो गया, पहले किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन होती है, फिर बॉडी होती है मेन, उसके बाद एंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है। जब हम थीसिस लिखने जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले टाइटल पेज, ठीक है, पेज का टाइटल होता है सबसे पहले। देखिए, टाइटल पेज में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ए टाइटल नेम, डेट ऑफ सबमिशन, लोगो सुपरवाइजर नेम एंड डेजिग्नेशन, रिसर्चर नेम एंड नेम ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज एट्सेट्रा। तो पहले बार टाइटल पेज में क्या होगा, टाइटल नेम होगा कि रिसर्च किसके बारे में, क्या टाइटल है, कब ये सबमिट की गई थी। ठीक है, लोगो सुपरवाइज़र होगा यानी कि लोगो लगाया जाएगा उसके ऊपर। रिसर्चर जिसने किया है उसका नेम दिया जाएगा कि ये किसने रिसर्च की है, किसने सबमिट की है थीसिस। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज का या डिपार्टमेंट का यहाँ पे नाम आएगा कि ये इस कॉलेज में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी क्लियरली इन द कैपिटल लेटर। जो टाइटल है प्रोजेक्ट का वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए ताकि वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से करना, इसमें से आपको क्वेश्चन आराम से बन सकता है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार। एब्स्ट्रैक्ट इज़ ए ब्रीफ टेक्निकली समरी अबाउट रिसर्च। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक समरी है किसके बारे में, रिसर्च के बारे में। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो रिसर्च हम करते हैं उसके बारे में जो समरी दी जाती है कि ये किस चीज़ के बारे में। यानी कि अगर हमें किसी रिसर्च के बारे में पता करना है तो उसके बारे में समरी दी जाती है कि ये रिसर्च इस पे आधारित है, इस पे बेस्ड है। वो किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, दिस इंक्लूड हाईलाइट्स ऑफ फैक्ट,
एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन। इसमें क्या है कि जो फैक्ट है उसको हाईलाइट, एनालिसिस और रिकमेंडेशन की जाती है। एब्स्ट्रैक्ट में होता क्या है, पहली बात तो समरी दी जाती है रिसर्च के बारे में, फिर उसके बाद फैक्ट जो है उसको हाईलाइट किया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर एनालिसिस किया जाता है कि ये रिसर्च कैसे सही है कैसे नहीं है, फिर रिकमेंडेशन की जाती है विच इज़ यूजफुल फॉर सम रीडर हु मे नॉट हैव टाइम टू रीड होल थीसिस रिपोर्ट। ये रिकमेंडेशन की जाती है कुछ रीडर के लिए कि वो कितने समय में इसको कर पाएंगे कि नहीं। देखिए नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट हेल्प डिफरेंट रीडर टू टर्न टू स्पेसिफिक पेजेस। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होगा, सबसे पहले हम टाइटल पेज की बात की, फिर हमने बॉडी की बात की, फिर उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करेंगे। इसमें क्या होगा कि कौन कौन सा टॉपिक, यानी कि जो रिसर्च है कौन कौन सा टॉपिक जो है वो किस पेज पे लिखा है वो इस पर होगा। जैसे कि आप कोई बुक लेते हो, बुक का जो कंटेंट देखते हो ना कि लिखे, जैसे आप यूजीसी नेट की बुक देखते हो उसमें लिखा होगा शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड 1 से लेके इतने पेज पे, रिसर्च एप्टीट्यूड 1 से ये इतने पेज पे है। तो उससे क्या होगा कि अगर हमें कोई चैप्टर अच्छे से करना है या कुछ भी करना है तो हमें वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम उसके पेज नंबर पर जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पेजेस के बारे में बताया होता है। It includes table of contents, list number, heading, appended part, figure and table with in page number। इसमें क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा, टेक्स्ट की हेडिंग होगी, ठीक है, यानी कि ये टाइटल होगा ना, ये टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च है, ये वो है, ये वो है, ऐसे करके। तो इस सारे के ऊपर ये पेज नंबर दिया होगा। ये किस में आएगा, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट और टेबल्स ऑफ कंटेंट किस में आएगा, ये सब आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट है बॉडी ऑफ रिपोर्ट। देखिए बॉडी ऑफ रिपोर्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू। देखिए बॉडी ऑफ रिपोर्ट में पहले तो जिस चीज़ के बारे में रिसर्च की जा रही है उसका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, यानी कि रिव्यू करके देखना कि जो चीज़ सही जो करवाई जा रही है उसका रिव्यू क्या है, वो सही है गलत है क्या है। मेथड, अब रिपोर्ट का मेथड क्या है, किस हिसाब से रिपोर्ट बनाई गई है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अब स्टैट्स देखना है इसमें, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे हम देखें कि भारत में कितनी, इंडिया में कितनी गरीबी है, बेरोज़गारी है, एजुकेशन कितनी है, तो स्टैटिस्टिकल डाटा उसका एनालिसिस करके देखना कि वाकई जो रिपोर्ट में दिया गया है क्या वाकई सचमुच ऐसा ही है कि वहाँ पे कुछ कम ज़्यादा है। नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। देखिए इसमें क्या है कि कंक्लूजन और रिकमेंडेशन होगा, इसमें निष्कर्ष जरूर होगा, कंक्लूजन जरूर होगा कि ये जो रिपोर्ट है वो सही है नहीं है, और रेकमेंड के लिए बताई जा सकती है कि ये पार्ट आप वहाँ से भी देख सकते हो। तब देखते हैं, देखिए जो हमने 5 ये पार्ट अभी देखे हैं बॉडी ऑफ रिपोर्ट की, इसको ब्रीफली तरीके से देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या पहले क्या होगा, देखिए बॉडी ऑफ रिपोर्ट का जो इंट्रोडक्शन है, ये पहले वाला इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि देखिए इंट्रोडक्शन में पर्पस ऑफ द स्टडी, पहले स्टडी का पर्पस किसके लिए बनाई गई है, किसके लिए रिसर्च की गई है। स्टेटमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, अब इसमें हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन के बारे में स्टेटमेंट है, यानी कि जो रिसर्च की गई थी वो पहली बात तो है किसी हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, वो हाइपोथेसिस क्या था उसके बारे में बताया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ठीक है, स्टडी की विशेषताएं, यानी कि जो अभी रिसर्च की गई है उसकी विशेषताएं क्या है। डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशन होती है इसमें, परिभाषाएं, ये राइटर ने इसके बारे ये लिखा है, इसने राइटर ने ये लिखा है। डेलिमिशन यानी कि हदबंदी। लिमिटेशन एंड अजम्पशन, देखिए इसमें डेलिमिशन, लिमिटेशन एंड अजम्पशन भी होती है। तो डेलिमिशन को देखते हैं, देखिए फैक्टर्स दैट वर कंट्रोल बाय द रिसर्चर। अब देखिए डेलिमिशन क्या होता है कि एक हदबंदी कर दी जाती है रिसर्चर के द्वारा कि किस फैक्टर को कितना लिखना है। देखिए हम किसी चीज़ के बारे में जितना मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेलिमिशन के में क्या होता है कि जब एक रिसर्चर अपनी रिसर्च करता है, जब अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, जब अपनी थीसिस लिखता है, यानी कि जब एक रिसर्चर थीसिस लिखता है वो फैक्टर्स को डेलिमिट करता है या उसकी डेलिमिशन कर देता है कि मुझे इसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि सबके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है लिमिटेशन, फैक्टर्स दैट वर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। अब देखिए लिमिटेशन में क्या है कि वो फैक्टर जो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है फ्रेंड्स। अजम्पशन, फैक्टर्स दैट द रिसर्चर अज्यूम्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अजम्पशन क्या है, मान्यताएं, यानी कि जो चीज़ उसने पढ़ाई है या जो चीज़ उसने यहाँ पे दर्शाई गई है, जो अपनी उसने थीसिस में लिखी है, वो किस चीज़ पर बेस्ड है,
एज्यूम, अजम्पशन क्या है उसका? फ्रेंड्स सबसे पहली बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो बिना अजम्पशन के कभी भी लागू हो ही नहीं सकती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए अजम्पशन होना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया ये। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू। ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एज एप्लीकेबल टू द फील्ड ऑफ द स्टडी में बी लिटरेचर रिव्यू। अब देखिए लिटरेचर रिव्यू में होता है कि जो चीज़ें उसमें साहित्य दिया गया है, इनकी जो चीज़ें इसमें शब्दों की बनावट है और की राइटिंग बना है, वो देखना है कि वो लैंग्वेज इजी है कैसी है। कई बार होता है ना बुक्स की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो वो भी इसमें जानना है। मेथड्स एंड प्रोसीजर, देखिए मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है। देखिए दिस सेक्शन शुड क्लियरली प्रेजेंट ईच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस बाय विच द स्टडी विल बी कंप्लीटेड। इसमें क्या है कि इसमें ईच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जो स्टडी कैसे कैसे या रिसर्च जो कैसे कैसे कंप्लीट की गई थी, क्या उसका प्रोसेस रहा था ईच यूनिट का, तो इसमें वो देखा जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में बात करें कि जब एक रिसर्चर थीसिस के जरिए अपनी रिसर्च को पेश करता है, उसमें उसके मेथड और प्रोसीजर को बताया जाता है कि इसने ये मेथड यहाँ पे यूज़ किया है, ये प्रोसीजर इसको लगा है और इतने टाइम में इसने किया है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, देखिए प्रोवाइड ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा। अब देखिए इसमें क्या है कि जो डाटा का जो एनालिसिस उसमें वो किया जाता है, वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के अंडर किया जाता है, यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इसमें यूज़ किया जाता है डाटा को एनालिसिस करने के लिए। द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्या है कि जो टाइप ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट है वो रिसर्च हाइपोथेसिस या क्वेश्चन का रिफ्लेक्टिव होती है। यानी कि सिंपल सी बात करें कि जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसमें देखा जाता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिसर्च है उसमें स्टैटिक बेस पे या कैलकुलेशन बेस पे कितना एनालिसिस किया गया है, इसमें क्वेश्चन वगैरह या हाइपोथेसिस वगैरह इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट है कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशन। दिस सेक्शन कंसिस्ट प्रेजेंट एनालिसिस एंड इंटरप्ट कंक्लूजन हाइपोथेसिस डाटा एंड रिकमेंडेशन। इसमें क्या है देखिए फ्रेंड्स कि जो चीज़ें एनालिसिस जो किया गया है, जो कंक्लूजन निकला है या जो हाइपोथेसिस डाटा है, इसमें सिंपल सी बात है कि एक रिसर्चर ने जब अपनी रिसर्च के ज़रिए या थीसिस के ज़रिए जो अपनी रिसर्च जो है वो बताई है, तो वो किस कंक्लूजन पे पहुंचा है, तो उसका हाइपोथेसिस क्या था, क्या वाकई वो उसमें सफल हुआ है, इसमें इसके बारे में देखा जाता है। यानी कि जिस सोच को, जिस हाइपोथेसिस को या जिस परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए किसी रिसर्चर ने एक रिसर्च की थी, क्या वो उसके ऊपर कामयाब हो पाया कि नहीं। ठीक है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट। दिस सेक्शन क्रिएट द करंट नॉलेज इन द रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि करंट नॉलेज कौन सी, जिसके ऊपर जो रिसर्च जो है वो बेस्ड है। अब जिसके ऊपर जो रिसर्च बेस्ड है, जो करंट नॉलेज वहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है, उसको अच्छे से ध्यान से देखना कि क्या वो सही है या गलत है, तो उसके बारे में कंक्लूजन पे पहुँचना। तो नेक्स्ट है रेफरेंस सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट किया है, फिर हम रेफरेंस सेक्शन करेंगे। अभी देखिए रेफरेंस सेक्शन में क्या है। रेफरेंस सेक्शन कैन बी कंप्राइज ऑफ बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। रेफरेंस सेक्शन में क्या है, ये रेफरेंस सेक्शन जो है वो बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स से बनता है। देखिए फ्रेंड्स, रेफरेंस सेक्शन में कुछ नहीं है, आप सिंपल से देखिए, जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, सर्च करने के बाद जब आप विकीपीडिया पे जाते हो, पहले तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तब आप पेज के बिल्कुल नीचे जाते हो, तो वहाँ पे आपको लिखा होगा ना यहाँ से रेफरेंस सेक्शन, अपेंडिक्स वगैरह। तो रेफरेंस सेक्शन में होता क्या है कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, आप उसको अगर और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप इन अपेंडिक्स या इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अपेंडिक्स में क्या होगा, बिब्लियोग्राफी में क्या होगा कि वहाँ पर आपको एक चीज़ के बुक में बारे में बताया जाएगा कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, अगर आपको इसको और अच्छे से जानना है, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना है, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो। आपको उसमें ढेरों सारी बुक्स बता दी जाएंगी, ढेर सारे राइटर के बारे में बता दिया जाएगा। ये तो मैंने गूगल की बात की है। अगर आप किसी बुक के बारे में पढ़ोगे तो कई बुक्स में क्या होता है कि
एंड के पेजों में रेफरेंस सेक्शन दिया होता है कि यानी कि जिस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा है अगर आपको और अच्छे से करना है तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो, वो होता है रेफरेंस सेक्शन। ये किससे मिलकर बनता है? बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स से। देखिए बिब्लियोग्राफी की बात करें, द बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ द पब्लिकेशन यूज इन थीसिस रिपोर्ट। बिब्लियोग्राफी क्या है? लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है यूज इन थीसिस रिपोर्ट, यानी कि थीसिस रिपोर्ट में जिस जिस पब्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया है उसकी लिस्ट होती है इसमें। यानी कि जब हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसी के बारे में और कई पब्लिकेशन ने क्या क्या जानकारी दी है वो इसमें दे दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप देखें कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की राइटर की कई सारी बुक्स हैं। पेपर वन की जो बुक्स है इसके कई सारे राइटर हैं, तो आपको जैसे आप एक राइटर की बुक पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पे बिब्लियोग्राफी अपेंडिक्स में दिया जाएगा कि आप इसको भी पढ़ सकते हो। द पब्लिकेशन यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज बट नॉट कोटेड इन द रिपोर्ट में इंक्लूड इन बिब्लियोग्राफी। देखिए पब्लिकेशन यूज फॉर इन्फॉर्मेशन, पब्लिकेशन का इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिब्लियोग्राफी में यानी कि जो पब्लिकेशन के बारे में जो जानकारी है जिसने बुक्स जो छापी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग तो वो आपको बिब्लियोग्राफी में मिल जाएगा। बिब्लियोग्राफी में राइट इनटू 2 फॉर्मेट। अब देखिए जो बिब्लियोग्राफी है तो वो 2 फॉर्मेट में लिखी जाती है। पहला फॉर्मेट है APA फॉर्मेट। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो APA फॉर्मेट है इसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है? ऑथर्स नेम, ऑथर्स लास्ट नेम, इसमें ऑथर्स का लास्ट नेम होता है क्या है। उसके बाद फर्स्ट इनिशियल यानी कि फर्स्ट डेट क्या है, इसको कब पहली बार प्रकाशित किया गया था। उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल यानी कि जो आर्टिकल है जिस चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है इसका टाइटल क्या है। टाइटल ऑफ इंसाइक्लोपीडिया यानी कि इसका पेजेस क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है। इंसाइक्लोपीडिया होता है ना, जैसे कि ये कितनी मोटी बुक है, इसका वॉल्यूम कितना है, या एक पार्ट में है, 2 पार्ट में, कितने पार्ट में है, इसके पेजेस कितने हैं। सिटी ऑफ पब्लिकेशन, देखिए पब्लिकेशन के बारे में बताया गया कि किस पब्लिकेशन छापी है। पब्लिशिंग सिटी ऑफ पब्लिकेशन क्या होता है कि ये कहाँ की है, ठीक है, कौन से शहर की है। पब्लिकेशन कंपनी, इसमें पब्लिकेशन कंपनी का नाम भी होता है। तो फ्रेंड्स APA फॉर्मेट जो है तो आजकल ये कम इस्तेमाल होती है, तो वैसे ज़्यादातर ये MLA फॉर्मेट ही इस्तेमाल इसमें होता है। तो बिब्लियोग्राफी पहले APA फॉर्मेट, ये 1929 में बना था APA फॉर्मेट, तो आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट है MLA फॉर्मेट, इनकी मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। आजकल क्या है कि MLA फॉर्मेट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है? ऑथर का लास्ट नेम, इसमें फर्स्ट नेम भी होता है। बुक का टाइटल क्या है, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि बुक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी जाती है। सिटी ऑफ पब्लिकेशन सेम ही है, पब्लिशिंग कंपनी भी सेम, और पब्लिकेशन डेट भी इसमें होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए, जैन मनीष, पहले क्या आएगा? उसका लास्ट नेम, ठीक है, ऑथर्स लास्ट नेम यहाँ पे लिखा है जैन, फिर उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे आएगा उसका फर्स्ट नेम। फिर बुक का टाइटल क्या है? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सिटी ऑफ पब्लिकेशन कहाँ की है? ये न्यू दिल्ली की। फिर पब्लिकेशन कंपनी कौन है? प्रेंटाइज हॉल ऑफ इंडिया। अब पब्लिकेशन डेट क्या है? 2010। आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मैंने, ठीक है, आप दोबारा से देख सकते हो। MLA फॉर्मेट की ऑथर्स का लास्ट नेम, तो ये ऑथर्स का लास्ट नेम आ गया जैन। फिर ऑथर्स का फर्स्ट नेम, ऑथर का फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है, मनीष। फिर टाइटल क्या है? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर सिटी ऑफ पब्लिकेशन कौन सी जगह पे है? न्यू दिल्ली में। पब्लिशिंग कंपनी प्रेंटाइज हॉल ऑफ इंडिया, और 2010 इसकी पब्लिशिंग डेट। तो ऐसे करके ये होता है। तो नेक्स्ट अपेंडिक्स की बात करें तो अपेंडिक्स, देखिए द अपेंडिक्स एज इट्स नेम एम्प्लाइज इज ए ट्रैक्ट ऑन पार्ट। अपेंडिक्स कंटेंट आर वर्किंग पेपर, समरी टेबल, एडिशनल रेफरेंस एंड अदर रिपोर्ट्स बट नॉट इंक्लूड चार्ट, ग्राफ एंड टेबल विच डायरेक्टली सपोर्ट द रिपोर्ट। अब देखिए अपेंडिक्स में क्या है? अपेंडिक्स में हम चीज़ें कौन कौन सी देख सकते हैं? पहली बात तो है इसमें हम वर्किंग पेपर देख सकते हैं, समरी टेबल यानी कि जो चीज़ें बताई गई हैं उसकी समरी क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें दर्ज की गई हैं, क्या क्या कौन कौन से चैप्टर में इसमें मिलेंगे, एडिशनल रेफरेंस भी मिल जाएगा, इसमें अदर रिपोर्ट भी मिल जाएंगी। पर इसमें चार्ट, ग्राफ या टेबल्स वगैरह नहीं मिल पाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी रिपोर्ट के लिए। अगर अब हमें किसी रिपोर्ट के बारे में अच्छे से बताना है तो उसमें चार्ट, ग्राफ और टेबल का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें अपेंडिक्स में वो होता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैकेनिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अब देखिए मैकेनिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग क्या है।
पहली बात तो है फुट नोट और एंडिंग नोट। फुट नोट क्या है कि जब जो पेज है जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल उसके नीचे जहाँ पे पेज की नंबरिंग की हुई होती है वहाँ पे फुट नोट लिखा जाता है। हेडिंग है, फिगर, प्रूफ रीडिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग, टेबल, पेजिनेशन एंड समीशन। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए रिपोर्ट राइटिंग की बात करें, पहले फुट नोट या एंडिंग नोट होता है, हर एक पेज के नीचे दिए जाता है फुट नोट। हेडिंग जो होती है कि जब आप पेज देखोगे उसके ऊपर है के ऊपर, जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई चैप्टर पढ़ोगे उसके ऊपर सबसे पहले लिखा होगा, हर एक पेज पे लिखा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर फिगर, ठीक है, कितनी मात्रा में कितनी फिगर आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग, फिर उसके बाद स्टाइल ऑफ राइटिंग, किस राइटिंग में किस स्टाइल में ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद टेबल्स, फिर पेजिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे बुक्स को नंबरिंग देना, ठीक है, पेज को नंबर देना होता है पेजिनेशन। सबमिशन। तब हम बात करेंगे फुट नोट और एंडिंग नोट की। देखिए फुट नोट इज़ बॉटम ऑफ पेज ऑफ बुक और मैन्युस्क्रिप्ट दैट कमेंट ऑन और साइट्स ए रेफरेंस डेजिग्नेशन पार्ट ऑफ टेक्स्ट। सम स्पेशल वर्ड यूज इन फुट नोट और एंडिंग नोट। देखिए फुट नोट क्या होता है कि पेज के सबसे बॉटम में सबसे नीचे होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, ये कमेंट होता है, यानी कि जो आपने चीज़ पढ़ी है, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, किसी आपने पॉइंट को पढ़ा है तो उसके रेफरेंस के बारे में एक जो नीचे पेज पे लिखा होता है, ठीक है, एक टेक्स्ट होता है, वो उसे कहते हैं फुट नोट। यानी कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके बारे में पेज के नीचे बिल्कुल पेज के एंड में बॉटम में लाइनें लिखी होती है। आप किसी भी राइटर की वैसे बुक देखोगे उसमें आपको मिल ही जाएगा आसानी से। इसमें क्या होता है कि सम स्पेशल वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपने बुक में पढ़ा तो है वो तो आपको समझ में आ ही गया है, तो इसमें कुछ स्पेशल वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपको आसानी से इसमें दिखाई देते हैं। ज़्यादातर ये पॉलिटिकल साइंस की बुक में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप। अब देखिए कि जो रिसर्च स्टेप है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो इस सितंबर 2013 का क्वेश्चन था ये। देखिए ऑप्शन आपके सामने दे रखा है ये ABCD, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, यानी कि पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, पहले टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद डाटा कलेक्शन, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें आएगा ऑप्शन नंबर A में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर एलिमेंट ऑफ ए डिसर्टेशन आर। अब देखिए जो कोर एलिमेंट क्या है डिसर्टेशन का, ये 2014 का क्वेश्चन था। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, यानी कि इंट्रोडक्शन। पहले देखिए इंट्रोडक्शन आएगा, यानी कि डिसर्टेशन में क्या आएगा, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर रिसर्च मैथोलॉजी, फिर डिस्कशन, फिर एंड में आएगा कंक्लूजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि घूम फिर के ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं, आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ए गुड थीसिस राइट शुड इन्वॉल्व, यानी कि अगर हमें एक गुड थीसिस, एक अच्छी थीसिस लिखनी है तो उसमें क्या होना चाहिए। ये जून 2015 क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर ए है केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंस, B कॉन्सिस्टेंसीज इन द वे ऑफ थीसिस इज राइटिंग, ऑप्शन नंबर C ए क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट, या ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ द अबव। तो उसका राइट आंसर है D ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइन फॉर। अब देखिए जो एथिकल्स नॉर्म है किसी रिसर्च में, उसमें कौन सी गाइडलाइन नहीं होती, क्या उसमें नहीं होता। तो दिसंबर 2015 क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 1 है थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी या डाटा शेयरिंग पॉलिसी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि थीसिस फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि रिसर्च में एथिकल नॉर्म्स, एथिकल्स का मतलब होता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, ऐसी करके वो होती है एथिकल नॉर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें वो चीज़ नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए PhD थीसिस विच वन इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ शोइंग स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन। यानी कि PhD की जो थीसिस होती है, जब हम PhD में जो थीसिस लिखते हैं, तो इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देखिए ये जुलाई 2016 में क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर PhD में कोई थीसिस लिखी गई है, उसे हमें चैप्टर वाइज अगर शो करना है तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्वेश्चन है।
तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और ये ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंट्रोडक्शन, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडी, डिज़ाइन ऑफ स्टडी, डाटा प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जनरलाइजेशन, कंक्लूजन, सजेशन फॉर फर्दर सर्च एंड सर्च अपेंडिक्स। तो ये अगर आप पीएचडी में कोई थीसिस लिखते हैं तो उसका करेक्ट सीक्वेंस यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रिसर्च जर्नल पेपर है क्या, इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च होती है उसके बारे में, यानी कि जो रिसर्च जर्नल पेपर होता है उसमें क्या होता है कि रिसर्च के बारे में क्या क्या उसकी व्याख्या है। ठीक है, क्या उसकी व्याख्या है, क्या उसका मूल्यांकन है या एवेल्यूशन है, क्या क्या उसमें तर्क या आर्गुमेंट प्रस्तुत या पेश किए गए हैं। यानी कि जो हमारी रिसर्च थी, जो हमने रिसर्च की है, अगर हम जर्नल पेपर में उसको दर्शाएंगे या प्रकाशित करेंगे तो उसमें रिसर्च का जो वर्क है उसका वहाँ पे इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या और आर्गुमेंट यानी कि तर्क इसमें बताया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट रिसर्च वर्क। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है किसका, रिसर्च वर्क का, कम्युनिकेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो रिसर्च जर्नल पेपर होता है वो रिसर्च वर्क का एक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रिसर्च वर्क है वो किसी ना किसी से रिलेटेड जरूर है। नेक्स्ट है, रिसर्च आर्टिकल इज जनरली पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल विच इन्वॉल्व एरिया ऑफ रिसर्च। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, देखिए, शोध लेख आमतौर पर वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है जिसमें अनुसंधान के क्षेत्र शामिल है। यानी कि होता क्या है, जो रिसर्च आर्टिकल है ज़्यादातर क्या होते हैं कि ये वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। यानी कि जो हमारा रिसर्च वर्क है, आप देखें कि जो रिसर्च का जो वर्क है वो ज़्यादातर किस में पब्लिश होता है, साइंटिफिक जर्नल में। यानी कि जो साइंस की जो पत्रिकाएं हैं, जो साइंस की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पत्रिकाएं हैं, जो जर्नल है, उसमें रिसर्च का एरिया जो है वो ज़्यादातर पब्लिश होता है। अब देखिए जैसे कि आसमान में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कोई नया ग्रह मिल गया है, कुछ हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ मिल गई, या किसी ने कोई नई चीज़ खोज कर ली, किसी ने कोई नई मेडिसिन कर ली, है ना, कोई, यानी हम सीधे सब शब्दों में समझने की कोशिश करें तो रिसर्च जो है वो आमतौर पर किस में छपता है या पब्लिश होता है, वो छपता है साइंटिफिक जर्नल में या वैज्ञानिक पत्रिकाओं में। अब ऐसा होता क्यों है, आप समझिए, छोटी सी बात समझिए। देखिए, ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो रिसर्च करने का काम वो किसका है, साइंटिस्ट का। ठीक है, अब आप ये समझिए कि एक साल, पिछले साल 2018 की बात है कि एक जो गाड़ी थी, कार थी, टेस्ला रोडस्टर, वो आसमान में, स्पेस में छोड़ी गई थी। तो उससे एक नई रिसर्च निकल के आई कि आसमान में भी, स्पेस में भी गाड़ी चलाई जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या रिसर्च है, ये किस में छपा था, ये छपा था साइंटिफिक जर्नल्स में। ठीक है, यानी कि कुछ खास तरह की जो रिसर्च होती है या कुछ ज़्यादातर जो रिसर्च होती है वो साइंटिफिक जर्नल में छपती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो रिसर्च है वो साइंटिफिक तरीके से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, ए रिसर्च आर्टिकल प्रोवाइड पाथ ऑफ रिसर्च ऑफ ए डाटाबेस, दोज आर यूजफुल फॉर इनोवेटिव साइंटिस्ट और स्कॉलर। अब देखिए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए, एक शोध लेख अनुसंधान का मार्ग या एक डेटाबेस प्रदान करता है जो अभिनव वैज्ञानिक या विद्वान के लिए उपयोगी होती है। अब देखिए कि जो रिसर्च का जो आर्टिकल है, अब हम रिसर्च के आर्टिकल बात करते हैं, जो रिसर्च के आर्टिकल में जो रिसर्च की गई है उसका जो डाटाबेस है वो किसके लिए उपयोगी है, वो उपयोगी है स्कॉलर के लिए। यानी कि जो एक रिसर्च होती है उसमें जो रिसर्च दिखाई जाती है, यानी कि जो रिसर्च आर्टिकल है, जो रिसर्च आर्टिकल होता है जिसमें रिसर्च के बारे में बताया जाता है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, बेनिफिट होती है किसके लिए, एक स्कॉलर या साइंटिस्ट के लिए। यानी कि अगर उसने खुद से रिसर्च कोई आगे करनी हो तो उसको इसमें से आइडिया मिल सकता है। इट इज़ ए बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च। यानी कि ये प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है जिन्हें मूल शोध का परिणाम प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि जो
रिसर्च जो है वो ये किस पे आधारित है, ये आधारित है प्राइमरी सोर्स पे। प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं कि जो खुद से एक रिसर्चर तैयार करता है, ठीक है, यानी कि उसका खुद का जो वर्क है वो होता है प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट है रिसर्च पेपर एंड रिसर्च आर्टिकल हैव सेम फॉर्मेट बट दीज हैव माइनर डिफरेंट। अब देखिए कि जो हिंदी में इसको जानते हैं, शोध पत्र और शोध लेख में एक ही प्रारूप होता है लेकिन इसमें कुछ अलग होते हैं। देखिए कहने का मतलब कि जो रिसर्च पेपर है, जो रिसर्च आर्टिकल है, इनका फॉर्मेट है वो सेम ही होता है, पर फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है, ठीक है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझे तो रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल एक ही फॉर्मेट में समझा जाता है, पर थोड़ा सा इनमें फिर भी डिफरेंस होता ही है। रिसर्च पेपर प्रोवाइड एकेडमिक असाइनमेंट फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट। अब देखिए हिंदी में इसको लाइन का क्या मतलब है, शोध पत्र स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए अकादमिक असाइनमेंट प्रदान करता है। अब देखिए जो रिसर्च पेपर है वो क्या करता है कि अगर जो स्कूल और कॉलेज के जो छात्र हैं, अगर उन्हें कोई असाइनमेंट तैयार करनी है तो ये रिसर्च पेपर उनके लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो फ्रेंड आप एक बात समझिए कि जो मैं वीडियो ये आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये आपको नेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी, ना ही इतनी सिंपल जो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई है कहीं पे भी नहीं मिलेगी। चाहे आप गूगल करिए, चाहे आप यूट्यूब करिए, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने ऊपर ये जाना है कि रिसर्च जर्नल पेपर, रिसर्च आर्टिकल है क्या, अब जानते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या है। तो पहली बात है कि अगर रिसर्च जर्नल पेपर है या रिसर्च आर्टिकल है, उसमें सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि जो रिसर्च जो रिसर्च जिस पे आधारित है वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसकी इंट्रोडक्शन है क्या, उसका परिचय क्या है। दूसरी बात सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि जो लिटरेचर जो यानी कि इसमें जो साहित्य है, जो लिटरेचर इसमें जो बताया, जो चीज़ इसमें बताई गई है उसका सर्वे इसमें बताना ज़रूरी है कि जो रिसर्च ये दर्शाई जा रही है यहाँ पे, जो दिखाई जा रही है यहाँ पे, वो कहाँ से ली गई है, क्या वैलिड है कि नहीं, तो उसका सर्वे वहाँ पे बताना पड़ेगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, अब जो रिसर्च है उसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उसके लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस मतलब कि परिकल्पना, यानी कि रिसर्च करने के पीछे क्या उसकी कल्पना थी, क्या उसका हाइपोथेसिस, क्या उसकी सोच थी, रिसर्च करने के पीछे क्या उसकी सोच थी, ये इस पे आधारित है। रिसर्च डिज़ाइन, अब देखिए कि जो रिसर्च का जो डिज़ाइन है, यानी कि जो रिसर्च उसने कहाँ से शुरू की, कहाँ पे ख़त्म की, कैसे कैसे उसने कितने डिफ़िकल्टी लेवल को पार किया है, कैसे उसने इसको किया है, तो होता है रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट है रिसर्च मेथड, यानी कि रिसर्च को करने के लिए उसने कौन सी विधियाँ अपनाई थी, कौन से मेथड को यूज़ किया था। डाटा एनालिसिस, अब देखिए जो उसने डाटा इसमें जो दे रखा है आपको, उसका उसने एनालिसिस कितना किया है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उसके बारे में देखना। डाटा एनालिसिस में होता है कि जो रिसर्च में डाटा आपको इसमें दिखाया जा रहा है या दर्शाया जा रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या वो बिल्कुल सही है, ऐसे। कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि निष्कर्ष और व्याख्या, यानी कि जो इसमें रिसर्च अब बताई गई है उसका क्या कंक्लूजन निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या वो बिल्कुल सही है ना, यानी कि जो रिसर्च की गई थी क्या उसको पा लिया गया है या उसमें अभी कुछ कमियां हैं, तो उसमें इसकी निष्कर्ष और व्याख्या करना। रेफरेंस, यानी कि रिसर्च को करते समय उसने कौन कौन चीज़ों का रेफरेंस लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे इसके फीचर्स। अब देखिए इंडिकेशन ऑफ ए रिसर्च जर्नल, देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले इसमें है एच इंडेक्स। एच इंडेक्स का देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए रिफ्लेक्ट बोथ नंबर ऑफ पब्लिकेशन एंड नंबर ऑफ कोटेशन पर पब्लिकेशन। देखिए हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाशन के प्रति प्रकाशनों की संख्या और उदाहरणों की संख्या दोनों को दर्शाता है। अब देखिए आपको मैं सिंपल सा एक शब्द बताऊंगा, इसमें आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एच इंडेक्स की लाइन जो लिखी है इसमें कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के या जो डिफरेंट टाइप के जो पब्लिकेशन है, ठीक है, उन्होंने इसे कैसे छापा है। या सिंपल एक और मैं आपको बताता हूँ कि दूसरों के द्वारा छापे गए पेपरों की संख्या, यानी कि अगर कोई रिसर्च जो इसमें रिसर्च जर्नल में बताई जा रही है तो उस रिसर्च में जितने पार्ट्स हैं उसको कितने पब्लिकेशन ने उसको पहले पब्लिश किया हुआ था,
ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो रिसर्च है उसको पहले कितने पब्लिकेशन इसमें ऐड हैं जिन्होंने इसके पार्ट्स को जो पब्लिश किया है, यानी कि जो एक रिसर्च में जो कोटेशन इसमें बताई जा रही है वो अलग अलग पब्लिकेशन की है, तो इसमें ये कुछ देखा जाता है। नेक्स्ट है जी इंडेक्स। इट इज़ एन इंडेक्स फॉर क्वालिफाइंग प्रोड्यूसिंग इन साइंस बेस्ड ऑन पब्लिकेशन रिकॉर्ड। अब इसमें क्या है कि देखिए, इसमें है क्या, इसमें जो देखिए जो प्रकाशन है या इसमें जो पब्लिकेशन है, जैसे पब्लिकेशन जो इसमें पब्लिकेशन रिकॉर्ड है वो किस आधार पर है, वो विज्ञान के आधार पर है या साइंटिफिक आधार पर होते हैं। जी इंडेक्स में सिंपल सी बात है, देखिए जी पहले एच इंडेक्स चलता था, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके अब जी इंडेक्स नया लेके आया गया है। इसमें क्या होता है कि जो एच इंडेक्स में जो चीज़ें छपी हुई हैं उसको उसको कैसे उसकी मतलब कि जो पब्लिकेशन है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि जो एच इंडेक्स में जो चीज़ें छप चुकी हैं अब उसको एक हाई लेवल पे, एक थोड़े से बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर उसे कैसे उसको आप ये बताएं कि उसको कैसे जी इंडेक्स में ये कि जो एच इंडेक्स में जो चीज़ें छपी हुई हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो एच इंडेक्स में जो चीज़ें छप चुकी हैं, जो पब्लिकेशन उसमें हो चुकी है कोटेशन की, उसको जी इंडेक्स में इसमें होता है कि उसकी जो ये लगाओ कि जो पब्लिकेशन है या जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, सॉरी जो प्रोडक्टिविटी है उसे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें जी इंडेक्स में किया जाता है, यानी कि किसी के द्वारा किसी कोई चीज़ लिखी हुई होती है, जो कुछ भी होता है, जो रिसर्च वर्क होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, ये आता है जी इंडेक्स में। नेक्स्ट है I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स क्या है, देखिए द नंबर ऑफ पब्लिकेशन विद एटलीस्ट 10 सिटेशन। सिटेशन क्या है, देखिए इसका मतलब होता है उदाहरण, यानी कि जो कम से कम, या ये लगा के चलिए कि जो नंबर ऑफ पब्लिकेशन इसमें 10 तरह के जो इसमें पब्लिकेशन होते हैं, यानी कि अगर रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च जो जर्नल पेपर छपता है उसमें 10 तरह के जो अलग अलग प्रकार के पब्लिकेशन इसमें होते हैं, जिसे I10 इंडेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है स्निप। स्निप में क्या है, देखिए स्निप में है, इसकी फुल फॉर्म पहले देखिए, सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर। ठीक है, यानी कि स्निप इसका अब पढ़ते हैं, देखिए दिस इंडिकेटर मेजर द एवरेज सिचुएशन इनपुट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द जर्नल। अब देखिए हिंदी में कहते हैं यह सूचक पत्रिका के प्रकाशन के औसत उदाहरण इनपुट को मापता है। यानी कि स्निप क्या चीज़ है, स्निप एक ये चीज़ है जो चीज़ पब्लिक की गई है, जो चीज़ पब्लिकेशन जिसका पब्लिकेशन किया गया है, यानी कि जो जर्नल पब्लिकेशन जो जर्नल अभी प्रकाशित किया गया है, ठीक है, तो उसको माप के देखना कि वो कितनी सही है, यानी कि जो चीज़ छापी गई है, जो जर्नल इसमें जो छापा गया है, जो पब्लिकेशन जिसकी की गई है, तो उसमें देखना है कि वो उसको माप के देखना कि वो कितना सही है कितना नहीं सही है। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है स्निप। डिस्कस करेंगे तो पहली बार देखिए फ्रेंड्स, जो सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, कोलिक्वियम, सिंपोजियम, राउंड टेबल डिस्कशन, ये सारे देखने सुनने में एक जैसे लगते हैं, ये ऐसा लगता है कि हाँ ये एक ही जैसे हैं, है ना, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये लगते एक जैसे पर है एक जैसे नहीं है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप ये डिफरेंस जान लोगे तो आपको पेपर में क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, देखिए ईच स्टूडेंट और स्कॉलर वांट्स टू लर्न थ्रो वे डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग आर विजुअल, ऑडिटरी एंड प्रैक्टिकली। जो हर स्टूडेंट है या कोई स्कॉलर है, ठीक है फ्रेंड्स, वो इनके ज़रिए पढ़ता है। तो पढ़ने के लिए हम विजुअल यानी कि चीज़ों को वीडियो देखते हैं, ऑडियो लेक्चर सुनते हैं या प्रैक्टिकल करके देखते हैं, है ना, कि लर्निंग तो होती है। लर्निंग हम कई तरीके से करते हैं, चाहे वो वीडियो देख के करें, चाहे ऑडियो सुन के करें, चाहे कैसे भी हो, है ना, चाहे प्रैक्टिकल करके करें। हमें तो लर्निंग करना है बस, ये नहीं कि किताब में पढ़ा वो लर्निंग होती है। आप जो कुछ सीखते हो किसी भी तरीके से वो लर्निंग होता है। फॉलोइंग बेसिक वे ऑफ फॉर स्कॉलर और स्टूडेंट्स टू गेट सम नॉलेज, इनोवेटिव आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या होता है कि इसमें हमें नॉलेज होती है, इसमें हमें नॉलेज प्राप्त होती है, हमें एक्सपीरियंस मिलता है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये 6 टाइप का है।
सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, वर्कशॉप, कोलिक्वियम, राउंड टेबल, डिस्कशन। आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले सेमिनार होता क्या है। देखिए, ए सेमिनार इज़ ए फॉर्म ऑफ एकेडमिक ट्रेनिंग either a university or offered by commercial or professional organization. In democratic society, the seminar finds a central place for promoting research. देखिए फ्रेंड, जो सेमिनार है वो होता क्या है। देखिए, सेमिनार होता क्या है कि ये यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता है, या यूनिवर्सिटी होगी या कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस वो करवाता रहता है। सेमिनार होता क्या है, देखिए सेमिनार जो है इसमें कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। जैसे किसी ने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, वहाँ पे वो प्रेजेंटेशन के जरिए सिखा सकता है। जैसे पीपीटी हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, उसके ये जरिए वहाँ से सिखा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा हॉल चाहिए सेमिनार के लिए, आप क्यों लिमिटेड जगह भी हो सकती है। बस जो सेमिनार में समझाना है किसी टॉपिक को, वो कोई भी व्यक्ति उसको अपने तरीके से समझा सकता है, चाहे वो ऑडियो, चाहे विजुअल, चाहे कैसे भी करके उसे समझा सकता है। और ये सेमिनार होता क्या है, ये सेमिनार महीने में, 6 महीने में, साल में होता रहता है ये। ठीक है, कुछ सेमिनार महीने में होंगे, साल में होंगे, कुछ 6 महीने में होंगे, कुछ एक एक हफ्ते बाद होते थे, होते रहते हैं। कहाँ पे होते हैं? यूनिवर्सिटीज़ में या ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए है क्या, सेमिनार की टाइप्स देते हैं क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ सेमिनार। मिनी सेमिनार। मिनी सेमिनार क्या है, ये क्लासरूम लेवल पे होता है। यानी कि जो मिनी सेमिनार है वो कहाँ पे होता है? क्लासरूम लेवल पे। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो मिनी सेमिनार है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्लासरूम लेवल टिक करना है। नेक्स्ट है मेन सेमिनार। मेन सेमिनार किसी डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है नेशनल सेमिनार, जो नेशनल लेवल एट डिफरेंट यूनिवर्सिटी। यानी कि नेशनल लेवल, जो नेशनल सेमिनार कहाँ पे होगा? नेशनल लेवल पर। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, मतलब कि नेशनल लेवल पर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है तकरीबन उनमें नेशनल सेमिनार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेमिनार। इंटरनेशनल लेवल है ओवरसीज़ और डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी। अब देखिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पर, जो ओवरसीज़ या जो बाहर के देशों में जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे होगा। यानी कि जो सेमिनार्स है वो एक तो मिनी है जो क्लासरूम लेवल पे, एक मेन है जो डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन में लेवल पे, एक नेशनल है सेमिनार जो नेशनल लेवल पे होता है, कि इंटरनेशनल होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बाहर के देशों में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेमिनार कुछ नहीं है, वहाँ पे समझाया जाता है आपको एक प्रेजेंटेशन दी जाती है, यानी कि आपको कोई नॉलेज दी जाती है, वो प्रेजेंटेशन के जरिए भी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी से 2015 में एक क्वेश्चन आया था। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमिनार। अब इनमें से देखिए 2015 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से बताएं कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं सेमिनार की क्या है, यानी कि विशेषताएं। तो देखिए देखिए, it is a form of academic instruction. It involves questioning, discussion and debates. It involves a large group of individuals. It needs involvement of skilled person. तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से राइट आंसर है, इनकी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है। तो आप देख रहे हो कि ये कैसा क्वेश्चन लेके पूछा था। अब ये क्वेश्चन आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा सेमिनार का, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। देखिए, कॉन्फ्रेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि कॉन्फ्रेंस, जो आपको मैं बता दूं कॉन्फ्रेंस में होता क्या है। कॉन्फ्रेंस में हम एक से ज़्यादा जो मुद्दे हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेके चलना है, बस आपको उसको ही डिस्कस करोगे, ऐसी बात नहीं है। आप एक से ज़्यादा टॉपिक को डिस्कस भी कर सकते हो। ए कॉन्फ्रेंस इज़ ए गैदरिंग ऑफ कोलीग्स टू कन्फर का मतलब क्या है? डिस्कस अबाउट देयर ओन एंड ईच अदर वर्क्स। यानी कि जो कॉन्फ्रेंस है वो जो कोलीग्स है, जो साथ काम करने वाले हैं, ठीक है, जो साथ काम करते हैं, वो जो कोलीग्स होते हैं वो आपस में कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्कस करते हैं किसको? अपने काम को और दूसरों के काम के लिए। फॉर रिसर्च स्कॉलर्स, कॉन्फ्रेंस आर ओकेजनल और एनुअली ऑर्गेनाइज बाय ए यूनिवर्सिटी विद a group of appointed paper reviewers who review submission and select the most suitable original best etc. अब देखिए कि रिसर्च स्कॉलर के लिए जो कॉन्फ्रेंस की जाती है, ठीक है, कई बार ओकेजनली कर ली जाती है, कई बार एनुअली की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, यानी कि इसमें होता क्या है कि एक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो सालाना, यानी कि एनुअली या कई के समय पर, ठीक है,
कॉन्फ्रेंस करती है उसमें होता क्या है, उसमें रिव्यू किया जाता है, उसमें जो बेस्ट है, जो सूटेबल है, ठीक है, उसमें रिव्यू किया जाता है कि ये चीज़ है क्या, उसमें सब कुछ देखा जाता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, ऐसी बात। मतलब कि उसमें यहाँ पे क्या है कि मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि जब, ठीक है, जब क्या है कि कहीं पे कोई ये लगा के चले कि कोई भी कोई कंपनी के बंदे हैं या कोई यूनिवर्सिटी के कोई मेंबर हैं, कुछ भी है, वो आपस में बैठ के किसी जगह पे डिस्कस करते हैं किसी चीज़ को। इसमें एक से ज़्यादा जो टॉपिक है वो भी डिस्कस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात नहीं कि एक ही टॉपिक डिस्कस करो, इससे ज़्यादा भी टॉपिक डिस्कस हो सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कई जगह पे हो सकता है। आप 3-4 जाने, जैसे आप 3-4 फ्रेंड्स होके किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर सकते हो, वो भी कॉन्फ्रेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी टॉपिक के ऊपर कोई चर्चा करोगे तो वो कॉन्फ्रेंस होगा। अब आप देखिए कि जब कॉलेज में एडमिशन होती है तो वहाँ पे होता है कि आपकी कॉन्फ्रेंस है इतनी तारीख को इतने बजे। तो उसमें क्या है कि आपको उसके बारे में आपकी एडमिशन होती है वहाँ पे, है ना। तो ऐसी बात यह है कि जब किसी जगह पे ऊपर कोई टॉपिक डिस्कस किया जाता है तो होता है कॉन्फ्रेंस। अब देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या है। पहला है रीजनल कॉन्फ्रेंस, फिर है नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। रीजनल होता है कि लोकल लेवल पे, स्थानीय, आप वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस देश के लिए, इंटरनेशनल होता है इंटरनेशनल स्तर पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यानी ये कॉन्फ्रेंस 3 तरह की है, रीजनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों स्तर पर कॉन्फ्रेंस हो सकती है। रीजनल लेवल पे कोई भी कर सकता है, नेशनल लेवल पर मंत्री कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर जब देशों के विदेशों के मंत्री बैठते हैं आपस में, प्राइम मिनिस्टर वगैरह बैठते हैं, वो कॉन्फ्रेंस ही करते हैं। उसमें क्या होता है कि डिस्कस किया जाता है टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपोजियम। देखिए फ्रेंड्स, सिंपोजियम सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे आपको लगेगा यार इतना मुश्किल वर्ड कहाँ से आ गया, मतलब है क्या, पर उतना ही ये सिंपल है। सिंपोजियम है क्या, देखिए कॉन्फ्रेंस में क्या होता था कि इसमें आप देखिए कॉन्फ्रेंस में एक से ज़्यादा टॉपिक डिस्कस होते हैं, पहली बात। सिंपोजियम में क्या है, इसमें एक ही टॉपिक डिस्कस होगा। दूसरी बात क्या है, कॉन्फ्रेंस में उसमें ज़्यादा डेलीगेट होते हैं, एक से ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेलीगेट होते हैं जो अपना पक्ष रखते हैं। यहाँ पे डेलीगेट जो है वो कम होते हैं, ठीक है फ्रेंड। यानी कि एक्सपर्ट की जो टीम है वहाँ पे, यहाँ पे एक्सपर्ट के मेंबर थोड़े कम होते हैं, कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 बातें याद में रखिए। पहली बात है कि कॉन्फ्रेंस में एक से ज़्यादा टॉपिक डिस्कस हो सकते हैं, सिंपोजियम में सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस होगा। दूसरी बात, कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा होते हैं, इसमें सिंपोजियम में कम होते हैं। देखिए, द सिंपोजियम इज़ ए इंटेलेक्चुअल entertainment. We serves as an excellent device for informing an audience with arriving decision, policies, value, judgment और understanding. अब सिंपोजियम है क्या, ठीक है, इसमें क्या सिंपोजियम है क्या, ये एक एक्सेलेंट डिवाइस है। यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेलेंट डिवाइस है किसके लिए, कि जो ऑडियंस है जो सुन रही है वहाँ पे, ऑडियंस का मतलब ये है कि फ्रेंड्स देखिए ऐसी बात नहीं है कि वो जनता को सुना रहे हो। मान के चलिए कि जैसे 10 बंदे हैं, कोई मीटिंग करे आपस में, जब उसमें से एक बंदा खड़ा होकर बोलेगा तो बाकी जो 9 बंदे हैं उसको सुनेंगे, वो होता है ऑडियंस, ठीक है। यानी कि जितने बंदों की मीटिंग हो रही है, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जब एक बंदा उसके ऊपर बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है, तो बाकी व्यक्ति उसे सुन रहे हैं, उसे कहते हैं ऑडियंस। ऑडियंस इससे क्या रिसीव करते हैं, उन्हें डिसीजन, पॉलिसीज़ और वैल्यू जजमेंट, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग इनको होती है, ठीक है फ्रेंड्स। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपोजियम इज दैट इट कवर्स ए सिंगल टॉपिक और सब्जेक्ट एंड ऑल लेक्चर्स गिवन बाय एक्सपर्ट इन ए सिंगल डे। अब देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिंपोजियम का, इसमें सिंगल टॉपिक या सिंगल सब्जेक्ट वो ही इसमें कवर होता है और एक ही दिन में कवर होता है एक्सपर्ट के द्वारा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपोजियम है क्या, इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन होती है, चर्चा होती है, एक्सपर्ट के द्वारा सिर्फ एक ही दिन में होती है, जबकि कॉन्फ्रेंस में एक से ज़्यादा डिस्कस हो सकती है, ठीक है फ्रेंड। सिंपोजियम है क्या, छोटे लेवल की एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें एक्सपर्ट की टीम भी कम होती है, जिसमें एक ही दिन में सारी डिस्कशन हो जाती है और एक ही टॉपिक इसमें होता है। तो नेक्स्ट है वर्कशॉप। देखिए वर्कशॉप क्या है, वर्कशॉप आपने सुना है, जैसे वर्कशॉप होती है गाड़ियों की वर्कशॉप, है ना। तो आपने देखा होगा कि एक्टिंग की वर्कशॉप, है ना। वर्कशॉप का मतलब है जिसमें आपको काम सिखाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए
In university, seminar and conference provide theoretical dimensions of research, but workshop provide platform to develop skill in the research pertaining to defining program. देखिए यूनिवर्सिटी में क्या है, जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल चीज़ें समझाई जाती हैं। यानी कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में सेमिनार या कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट समझाया जाता है, प्रैक्टिकल लेवल नहीं समझाया जाता। प्रैक्टिकल लेवल आपको कहाँ समझाया जाता है, वहाँ वर्कशॉप में। आपसे बिल्कुल स्मार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो प्रैक्टिकल लेवल है तो वो कहाँ पे सिखाया जाएगा, वो आपको सिखाया जाएगा वर्कशॉप में। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट ही करवाया जाएगा। अब आप ये देखिए कि जो एक्टिंग की वर्कशॉप होती है, कहते हैं कि एक्टिंग की वर्कशॉप लगी है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है वहाँ पे एक्टिंग की वर्कशॉप लगती है। वहाँ पे क्या है कि जो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिंग करने वाले जो एक्टर्स हैं वहाँ पे वो खुद एक्टिंग करके देखते हैं, वहाँ पे उनको सिखाया जाता है। किसी गैरेज में आप चले जाओ, वहाँ पे वर्कशॉप होती है ना, वो वहाँ पे आपको काम सिखाया जाता है अपने हाथ से। ऐसा ही एक्टिंग की जो वर्कशॉप है वहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लेवल खुद करके देखना होता है, वो होता है वर्कशॉप। इन वर्कशॉप practicing the actual concept or technique explained by the lecture or demonstration process. The term workshop mostly used in engineering field. It is very useful scientific रिसर्च स्कॉलर। ये इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है वर्कशॉप, ठीक है। जैसे आप कोई इंजीनियर है, कुछ भी है, अगर उसमें थ्योरी पार्ट पढ़ चुका है तो उसे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज तो है नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज उसे कहाँ पे आएगी, वर्कशॉप में। तो सिंपल से आपको ये पूछ सकता है कि बताइए कि जो प्रैक्टिकल लेवल है वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस का लेवल आएगा वर्कशॉप में। नेक्स्ट है कोलिकियम। देखिए, इन एकेडमिक फील्ड कोलिकियम इज अ सिंगल लेक्चर गिवन बाय स्कॉलर टू गाइड एंड सम क्लासमेट अबाउट हिज रिसर्च वर्क एंड ऑडियंस आस्क क्वेश्चन टू वैलिडेट द वर्क प्रेजेंट। देखिए कोलिकियम क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें कोलिकियम में कुछ नहीं है, इसमें एक सिंगल लेक्चर दिया जाता है स्कॉलर के द्वारा। जैसे मान के चलिए किसी ने, कोई रिसर्चर है, उसने अपनी रिसर्च पूरी कर दी है। अब उसने अपनी जो रिसर्च पूरी की है, जो बाकी के जो स्टूडेंट हैं जो अभी नई रिसर्च कर रहे हैं तो उनको वो ये बताएगा कि उसका रिसर्च करने में एक्सपीरियंस कहाँ कैसे रहा है, क्या क्या उसको डिफ़िकल्टीज आई हैं, तो वो उनको गाइड भी करेगा साथ साथ। यानी कि अगर कोई रिसर्चर है, कोई वो अगर उसने कोई रिसर्च की है तो वो बाकी स्टूडेंट्स को क्या करेगा, वो बाकी स्टूडेंट्स को वो गाइड करेगा और क्लासमेट को गाइड करेगा कि उसका जो रिसर्च वर्क है वो कैसा हुआ था। तो जिनके मन में डाउट है वो ऑडियंस जो है, इनकी उसका लेक्चर जो सुन रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट का लेक्चर सुन रहे हैं वो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो होता है कोलिकियम। नेक्स्ट है राउंड टेबल डिस्कशन। राउंड टेबल इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक डिस्कशन। Participants agree a specific topic to discuss and debate. There are no formal agenda discussion. देखिए राउंड टेबल डिस्कशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना आज से, मॉडर्न हिस्ट्री में जाके देखो, है ना। तो ऐसा ही राउंड टेबल डिस्कशन है। राउंड टेबल का मतलब ये नहीं कि एक गोल टेबल लगा के बिठा दिया, ऐसा नहीं है। राउंड टेबल में क्या है कि सभी बंदे एक बराबर, ठीक है। ये नहीं कि वो उसको इतना एक्सपीरियंस है, उसको कम एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है। सभी को जितना भी एक्सपीरियंस है वो एक ही जगह पे बैठेंगे और एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसमें होता क्या है, ये पहली बात तो एकेडमिक डिस्कशन है। दूसरी बात क्या है कि इसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाती है और डिबेट की जाती है।